रेलवे वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस भी देखना है। रेलवे स्टेट ऑफ कर्नाटका जो सेक्शन 27 पर ही आधारित है, जिसमें नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, पोलियोग्राफी टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जो डिस्कवर्ड फैक्ट है वो सेक्शन 27 के अंतर्गत जो है सुसंगत है। लेकिन जो है इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत और 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन के आधार पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो एक्यूज्ड है उसकी परमिशन से और न्यायालय की अनुमति से नार्को एनालिसिस किया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो है इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जो महाराष्ट्र के केस हम डिस्कस किए थे, ये सेक्शन 24, 25, 26 ये तीनों का जो एक्सेप्शंस अपवाद ये जो है 27 है। अगर पूछता है एग्जाम में किस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 27 को 24, 25, 26 का एक्सेप्शन बताया है, तो आप बताएंगे इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगला जो है आप देखेंगे, जो हम पीसीओ बूथ पर मतलब कि जो कॉल करते हैं उस पर भी केस आया है। राजेंद्र अगाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस मामले में भी जो है वो जो है जो बात करते हैं पीसीओ बूथ पर सेक्शन 27 के अंतर्गत रेलिवेंट से जो बातें आती है। तो केवल सेक्शन 27 में जो हम डिस्कस बार बार कर रहे हैं, केवल जो डिस्कवर्ड फैक्ट ही रेलिवेंट है। तो ये कुछ केसेस आप हमको दिमाग में आपको रखना है एग्जाम के पर्पज से। सेक्शन 31 जो कहता है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंधन कर सकती है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब इररेबुटेबल। जब हम उदाहरणा पढ़ रहे थे तो तथ्य की उदाहरणा पढ़े थे, फिर विधि की उदाहरणा पढ़े थे। तो विधि की उदाहरणा में एक खंडनीय और दूसरा अखंडनीय, रेबुटेबल और इररेबुटेबल। तो आपका ये जो आपका एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, अर्थात खंडन किया जा सकता साक्ष्य देके। ये जो है एविडेंसरी वैल्यू है। अगर पूछता है एडमिशन का एविडेंसरी वैल्यू, तो हम 31 और 58 को मिलाकर देखते हैं, तो 31 उसके लिए है। तो हम इसको लिखेंगे, स्वीकृति क्या होती है, निश्चायक सबूत क्या होती है और विबंधन क्या है। तो हम इस बात को तीनों मिला के जब मेंशन करेंगे तो हमारा उत्तर कंप्लीट हो। यानी हम जो बात कह रहे हैं हम इस पे नहीं कर सकते हैं कि हमने कोई एडमिशन नहीं किया, लेकिन इस बात का खंडन किया जा सकता है कि वो फ्री नहीं था, वॉलेंट्री नहीं था, किसी फैक्ट को जो है हाइड करके ले लिया गया था। ये जो है हम इस बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा कि हमने कोई भी एडमिशन नहीं किया था। अब हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे, हम वो टॉपिक करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको कहते हैं मृत्युकालीन कथन। मृत्युकालीन कथन सेक्शन 32 क्लास 1 है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 32 उसके बाद 32 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 32 के अंतर्गत 8 क्लास हैं। 32 कहता है उन व्यक्तियों के साक्ष्य
जिन्हें न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? या तो मर गए हैं, या मिल नहीं सकते हैं, न्यायालय की पहुंच से बाहर है, या उनकी उपस्थिति इतनी विलंबकारी और खर्चीली है जिस कारण जो है हम उनको नहीं बुला सकते। जब नहीं बुला सकते हैं तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके लिखे गए बुक्स, अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स कहीं पर दिए हैं, वो सेक्शन 32 के अंतर्गत रेलिवेंट है। और 32 का क्लास 1 वो पहला है, जब कथन मृत्यु के कारण से संबंधित हो, यानी दैट जो मृत्यु हुआ है उसके से संबंधित हो। दूसरा क्लास कारोबार के अनुक्रम में हो, हित के विरुद्ध हो। चौथा लोक अधिकार था रूढ़ के बारे में हो। पांचवा जो है नातेदारी के संबंध में, रिलेशनशिप में। छठवां फैमिलियस मैटर्स हो, उत्तराधिकार का है, विल डीड है, गिफ्ट डीड है, इससे रिलेटेड है। सातवां वो कह रहा है कि जो सेक्शन 31 ए के अंतर्गत हो। आठवां कई व्यक्तियों के द्वारा कथन हो। तो सेक्शन 32 के अंतर्गत 8 क्लास है और 8 क्लास को रेलिवेंट किया गया है। फिर रिपीट करो, क्यों रेलिवेंट किया गया है? जिन्हें न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता है, मर गए हो, मिल नहीं सकते हैं, न्यायालय की पहुंच से बाहर है, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गए हैं, या न्यायालय की पहुंच से बाहर है, उनकी उपस्थिति इतनी विलंबकारी और खर्चीली है। कोई व्यक्ति मतलब कि जो है, सपोज दैट आज कोई स्टेटमेंट या बनाया, कोई डॉक्टर था, आज वो चला गया अमेरिका में, अब अमेरिका में चला गया है तो उसका बुलाना खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बुलाना चाहेंगे तो उसके आने और जाने रुकने का सबका आपको पैसा देना पड़ेगा और समय भी लगेगा। इस कारण जो है उसके प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उनसे लेकर हम जो है काम चलाएंगे और सेक्शन 32 के अंतर्गत वह रेलिवेंट है। बस हम इतना दिखाएंगे कि अब वो व्यक्ति मतलब जो है बाहर है और उसकी उपस्थिति विलंबकारी और खर्चीली है। तो सेक्शन 32 की क्लास 1 को हम कहते हैं पहला, कि जब कथन मृत्यु से संबंधित हो। आप देखेंगे मृत्युकालीन कथन जो है अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। साक्ष्य विधि के नियम को पहले हम देखेंगे। साक्ष्य विधि का नियम क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है साक्ष्य विधि का? साक्ष्य विधि का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए। एवरी केसेज मस्ट बी प्रोड्यूस बेस्ट एविडेंस। हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। देखिए पहला चीज यहां ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि साक्ष्य विधि का सिद्धांत कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, यानी अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। और तीसरा जो है, जो साक्ष्य है उसको विवादक तथ्य तक ही सीमित रहना चाहिए। तो यहां पर जो दूसरा है कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं है। अब यार है कि जो है साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी साक्ष्य अधिनियम में इसको संगत घोषित किया गया है मृत्युकालीन कथन के रूप में। अब अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य क्यों नहीं है, इसके पीछे भी सिद्धांत है। कि पहला चीज है कि जो अनुश्रुत साक्ष्य है, जब साक्ष्य व्यक्ति देता है तो वह नहीं आता है, बल्कि जिस व्यक्ति को साक्ष्य दिया गया होता है वह व्यक्ति आता है। और ऐसा साक्ष्य देते समय कोई ओथ पर नहीं होता है, अर्थात शपथ पर नहीं होता है। दूसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलता है। और तीसरा,
घटाने और बढ़ाने के चांसेज होता है। जो सुनी सुनाई साक्ष्य है, हियर से है, उसमें क्या होता है, घटाने और बढ़ाने का। हो सकता है कि उसमें से कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ कम कर दिया जाए, लेकिन फिर भी मृत्युकालीन कथन को अनुचित साक्ष्य के अंतर्गत धारा 32(1) के अंतर्गत संगत घोषित किया गया है। अब आ रहा है कि क्यों जो है मृत्युकालीन कथन को संगत घोषित किया जाता है, इसके आधार क्या है, ग्राउंड्स क्या है। तो आप लिखेंगे यह लोक नीति का प्रश्न है। कहा जाता है ना कि जो है आत्मा सत्य बातें लेके परमात्मा से नहीं मिलेगी, मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। समीचीनता, आवश्यकता, अन्य साक्ष्यों की कमी, ये जो है मृत्युकालीन के सुसंगत होने के आधार हैं। ये जो है आप देखेंगे सेक्शन 60 ये कहता है, धारा 60, कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसने देखा है, जिसने सुना है। लेकिन यहां पर अनुसूचित साक्ष्य के रूप में ये बातें आ रहा है और धारा 32(1) के अंतर्गत फिर भी रिलेवेंस हो रहा है। अब आ रहे हैं हम इस चीज को कि मृत्युकालीन कथन होता क्या है। मृत्युकालीन कथन वह कथन है जो मरने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु के कारणों के, उन संव्यवहारों के, परिस्थितियों से अवगत कराता है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। अर्थात वह व्यक्ति जो मर गया है, मरने से पहले मृत्यु का क्या कारण रहा है, कैसे उसकी मृत्यु हुई है, उन सभी ट्रांजैक्शन जो है, उन सभी संव्यवहार को अवगत कराता है। और इसके लिए आवश्यक है कि कथन करने वाला व्यक्ति की मृत्यु होना आवश्यक है। अतः कथन करने वाला व्यक्ति यदि जीवित रह जाता है तो 32(1) के अंतर्गत वह सुसंगत नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति कथन करने के बाद जीवित रहे, क्योंकि आप जानते होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी मेडिकल बहुत आगे बढ़ चुका है कि मौत के मुंह में से खींच लेकर आ रहे हैं। कथन करने के बाद यदि बच जाता है तो मृत्युकालीन कथन के रूप में नहीं सुसंगत होगा। हम आगे चलकर बताएंगे कि कहां पर वो रिलेवेंस होगा, उसकी रिलेवेंसी है इसी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। जैसे एक का गला बी ने काटा है, अब उसके बाद वो मान लीजिए बहुत चिल्ला रहा है, कटने के बाद कुछ लोग सुन रहे हैं कि चिल्लाने की आवाज आ रही है, वहां पहुंचे और देखे कि गला कटा हुआ है। उसके बाद जो है पूछा गया कि गला कैसे कटा हुआ है, तो उसने कहा कि मेरा गला बी ने काट दिया है। तो ये जो है उसका कहना कि मेरा गला बी ने काट दिया है, और उसके बाद उसकी क्या हो जा रही, मृत्यु हो जा रही है। तो ये जो है मृत्युकालीन कथन है। आप देखते हैं कि किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया है, किसी का दुश्मनी बस गोली मार दी गई है, तुरंत मान ली मृत्यु नहीं होता है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पुलिस के पास लेके जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, जहां भी लेके हम जाते हैं, यानी वह व्यक्ति से पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ है, तो उसने बताया कि ये जो है मेरी मृत्यु मिस्टर एक्स के द्वारा रेजर से, पिस्टल से जहर पिला दिया गया है, जला दिया गया है, जो डाउरी डेथ के केसेस आएंगे जला दिया गया है। तो वहां पर क्या है कि जो है हम ये चीजें देखेंगे। तो ये है मृत्युकालीन
कथन अर्थात सीधे सीधे शब्दों में, शाब्दिक अर्थों में, मरने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु के कारण को बताएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण है जिसके उसकी मृत्यु हो रही है। अंग्रेजी विधि में और भारतीय विधि में बहुत बड़ा अंतर है। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत मृत्यु का आशंका होना चाहिए, यानी जब तक डेथ का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तब तक जो है इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। लेकिन भारतीय विधि व्यवस्था में डेथ का एक्सपेक्टेशन हो भी सकता है और डेथ का एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है, जैसा कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में प्रिवी काउंसिल के लॉर्ड एक्टिन ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कथन करते समय कथन करने वाले को अपने मृत्यु का आशंका हो, अर्थात आभास हो कि मैं मरने वाला हूं। ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो हमारे इंडियन है, लेकिन उनके यहां जो है होना आवश्यक है कि डेथ एक्सपेक्टेशन होना आवश्यक है। अगर डेथ का एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इंग्लिश लॉ में ये चीजें मान्य नहीं होगा। हमारा मृत्युकालीन कथन के लागू होने की आवश्यक शर्तें क्या है? पहला, कथन मृत्युकालीन हो। दूसरा, मृत्यु के कारणों के संव्यवहारों के परिस्थितियों को अवगत कराया गया हो जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो। तीसरा, मृत्यु होना आवश्यक है, हर हालत में मृत्यु होना आवश्यक है। यदि मृत्यु नहीं होता है तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। इस वजह से तीसरा एलिमेंट मृत्यु होना आवश्यक है। अगला जो है विधिवत सिद्ध की गई हो। चौथा, कथन पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ की चाकू से गला काटा गया है उसके बाद उसकी कॉल ब्रेक हो गई, इसका मतलब कि जो है वो स्टेटमेंट देना बंद कर दी, वो अनकॉन्शियस हो गई और फिर मर गई, तो वो जो है नहीं होना चाहिए। यानी कथन पूर्ण रूप से होना चाहिए। यानी कि जो है कि चाकू, ए ने चाकू से गला काटा है। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो है कि कुछ बातें छूट जाए, ठीक है, लेकिन इतने बातें होना चाहिए कि गला किसने काटा है ये बात एकदम परफेक्ट कंफर्म होना चाहिए, कथन पूर्ण होना चाहिए। और अगला जो एलिमेंट्स हैं जो कथन कर रहा है वो सक्षम होना चाहिए, होशहवास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कि अब वो जो अंत बदहवास हो गया, उसका कुछ बोल नहीं पा रहा है, अनकॉन्शियस हो गया है। तो यह होना चाहिए कि कथन करने के लिए वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। अगर सक्षम नहीं है तो 32 क्लास 1 के अंतर्गत वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। अब फिर से एक बार रिपीट कर दो एलिमेंट, सुन लीजिए। कथन क्या होना चाहिए? मृत्युकालीन होना चाहिए। मृत्यु के कारणों के संव्यवहारों को अवगत कराना चाहिए जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु होना ही चाहिए, विधिवत सिद्ध की गई हो। क्या? स्टेटमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन। कथन पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। मतलब कितना कथन होना चाहिए जिससे यह पता चल जाए मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या रहा है। और जो है करने वाला व्यक्ति सक्षम होना, यह सक्षमता का मतलब यह है कि वो मेंटली ठीक होना चाहिए कि स्टेटमेंट दे पा रहा है, ऐसा नहीं स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि कथन जो है किसके समक्ष दिया जा सकता है? तो मृत्युकालीन कथन किसी के भी समक्ष दिया जा सकता है। पुलिस के साथ भी हो सकता है, सामान्य नागरिक के बात भी होना चाहिए, या मजिस्ट्रेट के पास भी हो सकता है,
डॉक्टर के पास हो सकता है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं मजिस्ट्रेट के पास ही होना चाहिए। कारण इस बात का है कि हो सकता है समय ना हो, बिल्कुल मृत्यु के नजदीक हो, तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाने पर का समय नहीं है। तो जो व्यक्ति वो समय मिल रहा है, चाहे वो डॉक्टर मिल जाए, चाहे पुलिस मिल जाए, चाहे एक आम नागरिक मिल जाए, तो ये जो है मृत्युकालीन कर्तन के लिए सक्षम है, कर सकते हैं, कोई इसमें रोक विधि का रोक नहीं है। मृत्युकालीन कथन कैसे किया जाएगा, तो आप देखेंगे लिखित रूप में हो सकता है, वो लिख दिया। अब आप देखते होंगे लिखने में जो डाउरी डेथ होता है, डाउरी के केसेस में जब लड़की के साथ उसके ससुराल वाले क्रुएल्टी करते हैं, तो क्रुएल्टी की बातें जो क्या करती है, वो जो है अपने फादर को, अपने मदर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ब्रदर को, किसी को भी वो जो है क्या कर रही है, वो बराबर बता रही है, लेटर लिख के भेज दे रही है, आजकल व्हाट्सएप कर दे रही है, ईमेल कर दे रही है। तो ये जो है क्या हो जा रहा है कि लिख के भेजा सकता है, वो बार बार लिख रही है कि मुझे मारा पीटा जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे मेरी मृत्यु हो सकती है, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो उसने लिख के बार बार भेज रही है, वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन हो रहा, या वैसे लिख दिया किसी व्यक्ति का नाम, क्यों मृत्यु हो रही है, कोई नहीं है तो लिख सकता है, या मान ले नहीं लिखने की स्थिति में है तो वो मौखिक बता सकता है कि जो है कि जो उसके साथ आप बीती हुई है। और तीसरा बाई सिग्नल, संकेतों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, जो केस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस देखिए, इस केस में जो एक दुलारी नाम की महिला थी, उसका गला कटा हुआ था, बोलने में बहुत असमर्थ थी, बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद जो है पुलिस के बाद, डॉक्टर के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा गला कैसे कटा, तो जब 4-5 आर्म्स का नाम लिया, जब उसने रेजर का नाम लिया, तो उसका हैंड अप एंड डाउन, हैंड अप एंड डाउन। उसके बाद किसने काटा, 4-5 नाम लिया गया, जब अब्दुल्ला का नाम लिया गया तो फिर हैंड अप एंड डाउन, हैंड अप एंड डाउन। तो यह हुआ कि ये कैसा, अभी तक तो ओरल था, रिटेन था, ये कौन सा तरीका। तो इस केस में कहा गया बाई सिग्नल हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति इस कंडीशंस में है कि बोल नहीं पा रहा है, तो वो जो है हाव भाव संकेतों के द्वारा दे सकता है। अगर आप देखेंगे कि जो है सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, यानी जो डम विटनेस होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, वो क्या करते हैं, तो हाव भाव संकेतों के द्वारा दे सकते हैं। यानी कोई कोर्ट जो पूछ रही है तो उसका रैशनल आंसर वो देते हैं। तो संकेतों के द्वारा भी इस केस में कहा गया कि संकेतों के द्वारा भी मतलब कि कथन किया जा सकता है। इस केस में 2 सेक्शन को रेज किया गया था, सेक्शन 8 कंडक्ट और सेक्शन 32 क्लास 1। तो सेक्शन 32 के अंतर्गत डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट किया गया, सेक्शन 8 के अंतर्गत कंडक्ट के रूप में रेलिवेंट नहीं हुआ। यह ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में कंडक्ट को रेलिवेंट नहीं है, लेकिन केस कंडक्ट को रेज किया गया था, कंडक्ट से संबंधित है, लेकिन रेलिवेंट है नहीं रेलिवेंट है, तो आप लिखेंगे ये रेलिवेंट नहीं है। और 32 क्लास 1 के अंतर्गत रेलिवेंट से।
अब हम आ रहे हैं कि जो है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। अभियुक्त जो था, अभियुक्त जो था, उसने जो है अभियुक्त की पत्नी मृतक से रुपए उधार ली थी, जो बार बार मांगने के बाद वो दे नहीं पा रही थी, और जो है बार बार मांगा जा रहा था। तो पाकला नारायण स्वामी ने एक लेटर लिखा कि आइए ऋण लेकर जाए, ऋण देने के लिए मैं बुला रहा हूं, आइए ऋण ले लीजिए, जो पैसा है। तो अभियुक्त जो है, जिसका नाम था पाकला नारायण स्वामी, और मृतक का नाम केएन नुकाराजू, कुर्री नुकाराजू, ध्यान दिएगा, कुर्री नुकाराजू। उसने क्या किया, मृतक कुर्री नुकाराजू ने अपनी वाइफ को ये दिखाया कि देखो ये लेटर आया है और मुझे ऋण लेने के लिए बुलाया गया है। अपनी पत्नी को लेटर दिखाया और शाम को जो है बहरामपुर निकल गया। सुबह उसकी डेड बॉडी स्टील के ट्रंक में रेलवे ट्रैक पर मिली। इस केस में जो है प्रिवी काउंसिल के जो लॉर्ड एडकिन थे, डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया। तो रेज हुआ कि जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था तो उस समय डेथ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि उसका जो है वो दिखा रहा केवल अपनी वाइफ को कि ये लेटर देखो और मैं जा रहा हूं बहरामपुर ऋण लेने के लिए। क्या उस समय मृत्यु की आशंका थी मृतक को? इसमें ये रेज किया गया था कि मृत्यु की आशंका नहीं थी। तो लॉर्ड एडकिन ने कहा कि 32 क्लास 1 के अंतर्गत डेथ का एक्सपेक्टेशन होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता है। तो हम जब एक समव्यवहार के रूप में देखेंगे, समव्यवहार के रूप में, तो ऋण का लेना, ऋण चुका नहीं पाना, बार बार मांगना, आपका ना दे पाना, आपका लेटर भेजना, और मृतक के द्वारा अपनी वाइफ को लेटर दिखाना, उसका जाना, उसके बाद जानते हैं कि जो बहरामपुर जहां बुलाए थे उसका मृत्यु होना, और जो स्टील का जो ट्रंक था वो जो है पाकला नारायण स्वामी के द्वारा ही खरीदा गया था। जो ट्रंक वाला बेचने वाला था उसने भी बताया कि हमने इनको। तो ये जब हम क्या कर देंगे, जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए जब हम इसको जोड़ेंगे एक ही समय के बाद एक सीरीज में जब हम बनाएंगे, आगे और पीछे की स्थितियों को जोड़ेंगे, तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि मृत्यु का कारण क्या था। मृत्यु का कारण ये बनाया गया इसमें कि ऋण का लेना, ऋण का ना दे पाना, और आपका लेटर देना, उसका लेटर दिखाना, जाना, ट्रैंक, तो ये क्या है, मृत्यु का कथन इसको माना गया और संगत घोषित किया। लेकिन इंग्लिश लॉ में जो मैं अभी बात कर चुका हूं कि डेथ का एक्सपेक्टेशन होना, जबकि इंडियन लॉ में एक्सपेक्टेशन होना आवश्यक नहीं है। आगे हम अंतर भी स्थापित करेंगे इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में। ग्राइंड डिक्लेरेशन एक जो है मैगजीम पर आधारित है, एक मैगजीम पर, नेमो मोरिटस प्रोजुमिटर मेंटेरी, ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई इन हिज माउथ, यानी एक व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठी बात को लेकर नहीं मिलेगा। ये लैटिन मैगजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमो मोरिटूरस प्रोजुमिटर मेंटेरी, ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई इन हिज माउथ। ये जो है इसके पीछे है। जब कहते हैं बार बार कि आत्मा सत्य बातें लेके परमात्मा से नहीं मिलेगी, अब तो इस दुनिया से वो जा रहा है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है।
तो वह जब अपने निर्माता यानी ईश्वर से मिलने जा रहा है तो अपने मुंह में असत्य बातें लेकर नहीं जाएगा। लेकिन ये 100% ये कहना ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हैं इसी पृथ्वी पर कि जाते जाते हम तो जा ही रहे हैं और फंसा के चले जाएंगे। लेकिन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यही है कि आत्मा असत्य बातें लेके परमात्मा से नहीं मिलेगी, यानी मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम आ रहे हैं कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या अंतर है। तो पहला एक्सपेक्टेशन पे अंतर देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन आपको केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस याद होगा। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का जब मैं सेक्शन 6 बता रहे थे तो उसमें केस बताए थे आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, यानी बेडिंगफील्ड के द्वारा गला काटा गया था उसके चाकू से। जब गला काटा गया था उस समय उस स्त्री ने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद कमरे से बाहर निकली और कही कि माय डियर आंट, देखो बेडिंगफील्ड ने मेरी क्या हालत बना दी है। तो कहा गया जिस समय गला काटा गया था उस समय उसके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, बाद में किया गया, यानी उस समय उसको डेथ का एक्सपेक्टेशन नहीं था जब स्टेटमेंट दिया गया। इस वजह से इसको रेलिवेंट नहीं माना गया। आर वर्सेस बुंडकार, आर वर्सेस इंग्लिश के समय आर वर्सेस बुंडकार में जो अभियुक्त के ऊपर अपने पति के मर्डर का चार्जेस था। ये जो डाइन डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा गया था और बार बार उसने यह कह रही थी कि मेरे पति के द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, लगातार पति के द्वारा क्रूरता किया जा रहा है। और उसके 48 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। इस मामले में कोर्ट ने जो है डाइंग डिक्लेरेशन माना और कहा कि डेथ का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि बार बार उसका ये कहना कि मेरे हस्बैंड के द्वारा मेरे साथ क्रूरता किया जा रहा है, इस वजह से इसने उसको मांगे। आर वर्सेस जेनिंग, बस केवल स्टेट ये था कि मेरे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची है, मेरे जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद बची नहीं है। ये हुआ कि जो है यह जो है डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डेथ की एक्सपेक्टेशन नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक डेथ का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा वो रेलिवेंट नहीं होंगे। तो पहला अंतर एक्सपेक्टेशन। दूसरा, ये जो है डाइन डिक्लेरेशन इंग्लिश लॉ में केवल कल्पेबल होमोसाइड मानववध के मामलों में लागू होता है। हत्या मानववध जो है उसी मामले में लागू होता है, लेकिन भारतीय विधि में कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, अन्य भी अपराधों में लागू होता है। तीसरा, वहां केवल क्रिमिनल केसेस में लागू होता है और यहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में डाइन डिक्लेरेशन लागू होता है। तो ये मत कहिएगा कि केवल जो है क्रिमिनल केसेस में लागू होता है। डाइन डिक्लेरेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में लागू होता है। ये मतलब कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में ये मोटा मोटा अंतर स्थापित किया गया है। अब आ रहा है कि जो है डाइन डिक्लेरेशन, देखिए कि डाइन डिक्लेरेशन जो होता है इसमें जो है किसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, साक्षिक मूल्य क्या है। तो आपको साक्षिक मूल्य के बारे में बता रहा हूं। गिरधर शंकर तावड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, यानी यह कह रहा जो है गिरधर शंकर तावड़े वशिष्ठा महाराष्ट्र के केस
में यह कोई नियम नहीं है कि जो डाइन डिक्लेरेशन किसी अन्य जो है तात्विक तथ्यों से संपुष्टि कराया जाए, कोई संपुष्टि की आवश्यकता नहीं। यानी जो है जो डाइन डिक्लेरेशन है उसके आधार पर भी सजा हो जाएगी। बस केवल एक चीज देखना है कि वह कितना विश्वसनीय है, स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, या उस स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि इसको जो अभियुक्त है उसी ने अपराध किया है। यदि साबित हो जा रहा है तो किसी अन्य जो है कॉर्पोरेटिव एविडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है और केवल इसी पर हो सकता है। सबसे लैंडमार्क केस कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, इसमें न्यायमूर्ति सिन्हा जी थे। उन्होंने कहा कि साक्ष्य विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जो कि बिना संपुष्टि के मृत्युकालीन कथन को संगत घोषित ना करता हो। अर्थात कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसमें संपुष्टि होना आवश्यक है। अर्थात बिना संपुष्टि के भी जो है 32 क्लास 1 के अंतर्गत जो डाइन डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं वो रेलिवेंट होगा। पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में कि जो है ये रिपीट किया गया कि ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति मृत्युशैया पर हो, अकेला हो, शांत हो, यानी अब उसके बचने की चांसेस खत्म हो गई है, अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, तो इस कारण शपथ से और जो है क्रॉस एग्जाम से छूट दी जाती है और जो है कि आत्मा सत्य बातें लेके परमात्मा से नहीं मिलेगी। इस वजह से हम इसको रेलिवेंट करते हैं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो किसी मामले में मान लीजिए कोई जो कॉर्पोरेटिव एविडेंस नहीं मिल रहा है और डाइन डिक्लेरेशन इतना ठोस है, पक्का है, इसमें बनावट की कोई चांसेस नहीं है, जो संव्यवहार की परिस्थितियां जो है कि जो है संव्यवहारिक उन परिस्थितियों से अवगत हो रहा है जिससे मृत्यु हुई है, हम आप निकाल रहे हैं फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, तो ये लग रहा है कि नहीं कि जो है इसको जो है जो अभियुक्त है उसी ने किया है, तो इसको बिना कॉर्पोरेटिव एविडेंस को लिया जा सकता है। पहला विधि का नियम और प्रज्ञा का नियम। विधि का नियम क्या है, प्रज्ञा का नियम है, यानी रूल ऑफ लॉ कहता है और रूल ऑफ प्रूडेंट, दो चीजें, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रूडेंट। तो रूल ऑफ लॉ विधि का नियम, विधि का नियम कोई संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है, संपुष्टि केवल प्रज्ञा का नियम है। यानी जो है कि अगर मिल जा रहा है आपको सावधानी बरतिए, अगर आपको मिल जा रहा है तो आप ले लीजिए, अगर इनकेस नहीं मिल रहा है तो केवल इस आधार पर कि बिना संपुष्टि के हम डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर सजा नहीं दे सकते हैं, तो ये जो है विधि के नियम के विपरीत होगा। और विधि का नियम और रूल ऑफ प्रूडेंट यानी प्रज्ञा का नियम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो प्रिवेल करेगा विधि का नियम। इस वजह से विधि के नियम में जो है आप सजा दे सकते हैं। ताराचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर सजा दी गई, यानी अभियुक्त ने अपनी पत्नी को जलाकर मारा था, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को जलाकर मारा था। पत्नी जो मरने से पहले बताई कि पति के द्वारा मिट्टी का तेल डाला गया, उसको आग लगा दिया गया और उसके बाद जब जल गई तो फिर उसके बाद उस जलने की हालत में जब उसको जो है ले गए हॉस्पिटल में, तो उसने जो है डाइन डिक्लेरेशन किया और बताया कि पति के द्वारा ही जलाया गया है। अभी आप डाउरी डेथ केसेस में, आप डाउरी डेथ में तो मैक्सिमम में आपको मिलेगा जो वधू जलाने वाले में ये आपको जो है डाइन डिक्लेरेशन मिलेंगे। अगर डाइन डिक्लेरेशन मिल रहे हैं तो हम ये चीज तो ठीक है वो कह रही है, लेकिन उसके पहले अगर हम देख रहे हैं तो उसका लेटर भेजना, उसका बार बार अपने फादर मदर लोगों से बताना कि उसके साथ क्या हो रहा है, यानी उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जब टॉर्चर किया जाएगा उसके बाद एक दिन उसकी मृत्यु हो जा रही है,
तो पुराने जितने चीजें हैं और बाद के जो हम कॉर्पोरेट करके देखेंगे, समझे। अगर मान लीजिए कोई भी नहीं मिल रहा है, अकल केवल उसका यही कह देना कि जो है कि पति के द्वारा ही जलाया गया है, तो जो 32 के अंतर्गत रेलिवेंट है और केवल उसी आधार पे सजा हो सकती है। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कि जो है कि संपुष्टि होना आवश्यक है। अब हम आ रहे हैं कि बात को कि क्या एफआईआर, क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। तो जब हम आपको एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू पढ़ा रहे थे, एविडेंसरी वैल्यू, तो हम बताए थे वहां पर कि एफआईआर भी का एविडेंसरी वैल्यू 32 क्लास 1 के अंतर्गत ज्वाइंट डिक्लेरेशन में एफआईआर बार मैं कह रहे हैं कि एफआईआर सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है, यानी मौलिक साक्ष्य नहीं है। एफआईआर किसी के आधार पर सजा नहीं हो सकती है इसका, लेकिन कहां पे कॉर्पोरेटिव एविडेंस है 32 क्लास 1 के अंतर्गत। एक व्यक्ति जो है वो गई एफआईआर लिखवाई, उसके बाद जो है उसको मतलब कि जो है जो उसके साथ अपराध किया गया उसके बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो उसका ये स्टेटमेंट जो लिखवा रही है वो 32 क्लास के अंतर्गत वो रिलेवेंट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 161 और 162 सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन में जो सेक्शन 161 है, जब अपराध होता है आप जानते हैं कि अपराध की सूचना मिलती है, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो 161 का परीक्षा होती है। 161 यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जब अपना केस डायरी सीडी लेके जाएगा घटनास्थल पर, घटना संबंधित लोगों से पूछेगा, तो एक साक्षी जिसके साथ अपराध हुआ है वह भी एक साक्षी है, यानी वह जो है मरने से पहले अपनी मृत्यु के कारणों को वो बता सकती है। 161 में उसका एग्जामिन हो सकता है। 162 में उसके कथनों का हस्ताक्षर नहीं कराया जाना, यानी 161 में स्टेटमेंट दे रही है और उसके बाद 162 के अंतर्गत जो है वो क्या हो रहा है कि उसमें हस्ताक्षर हम नहीं कराए, लेकिन उसकी एविडेंसरी वैल्यू अगर हस्ताक्षर करा भी लेता है उसकी एविडेंसरी वैल्यू कम नहीं हो। तो हमारा यहाँ पर मतलब है कि जो एग्जामिनेशन करेंगे हम उसमें भी स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो एफआईआर जो है भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, और ऐसा के रामाचंद्रन रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी जो इसमें जो थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई उसको बताया गया कि 13 चोटें हैं, 13 चोटें, यानी उसने अपने शरीर के ऊपर जो चोट थी उसको क्या लिखा, एफआईआर लिखवाया कि हमारे शरीर पर 13 चोटें हैं और जिस मिस्टर एक्स ने मुझे मारा है। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, यानी एफआईआर लिखवाने के बाद 2 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो रही है। तो इस केस में कहा गया कि ये जो एफआईआर लिखवाना 32 क्लास 1 के अंतर्गत ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, के रामाचंद्रन रेड्डी वर्सेस पीपी मतलब पब्लिक ऑफ प्रोसिक्यूटर, पे पीपल प्रोसिक्यूटर, ये चीजें एकदम क्लियर है। अब हमारे जो है कि देखेंगे कि हमारा जो है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है 174 एंड 176 इसको पंचनाम जो कहते हैं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट 174 एंड 176, यानी जब किसी स्त्री की मृत्यु शारीरिक जलने और क्षति के कारण हो रही है, यानी अननेचुरल डेथ हो रहा है, तो उसका जानते क्या होता है, मजिस्ट्रेटियल जो जांच हो सकती है, मजिस्ट्रेटियल जांच हो सकती है, या फिर जानते हैं कि उसको जो है जब हम कह रहे हैं कि जो निकटतम जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कर सकता है, उसका जो ऑफिसर्स है मतलब पुलिस ऑफिसर वो भी जाता है, सिविल सर्जन को बुलाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, तो इस केसेस में अगर मान लीजिए डॉली डेथ है या सुसाइड का केसेस आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अननेचुरल डेथ में हम जो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, तो ये भी यहाँ पर जो है एज एविडेंस के रूप में हम इसको यूज करेंगे।
अब आ रहा है कि फाइंडिंग, निष्कर्ष क्या निकाला जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए। निष्कर्ष डायरेक्ट डिक्लेरेशन का होता है कि इसके लिए कोई भी पहला चीज मान लीजिए कि कोई भी मतलब कि कॉर्पोरेटिव एविडेंस की आवश्यकता नहीं हो सकती। बिना कॉर्पोरेटिव एविडेंस के मृत्युकालीन कथन को 32 एक के अंदर सुसंगत होगा और उसी के आधार पर सजा हो सकती है, यानी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं हो। यानी और दूसरा कि मृत्युकालीन कथन पूर्ण रूप होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। और फैक्ट और सरकमस्टांसेस, हमको फैक्ट और सरकमस्टांसेस का अवलोकन करना चाहिए, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हुई हैं कि जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए कि देखना चाहिए कि स्मरण की शक्ति क्या है, यानी जो व्यक्ति डायरेक्शन कर रहा उसकी मेंटल कंडीशंस क्या है कि किन परिस्थितियों में क्या वो बोलने की स्थिति में थे, क्या बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा था, ये सभी चीजें, उसके हाव भाव क्या थे। और कोशिश होना चाहिए कि डायरेक्ट डिक्लेरेशन जितना जल्दी हो उतना जो है हम उसको कर लेना चाहिए। जितना विलंब होगा उतना जो है संधि होगा। इस वजह से कहा जाता है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको ले लेना चाहिए। ये जो डायरेक्ट डिक्लेरेशंस के अंतर्गत मेन बातें हैं। ये मतलब कि संपुष्टि, बार बार ये पूछता है कि संपुष्टि, तो आप देखिएगा संपुष्टि की कोई आवश्यक नहीं है। बिना संपुष्टि के डायरेक्ट डिक्लेरेशन 32 के अंतर्गत रेलिवेंट होता है। और बेसिकली जो आपका लैटिन मैक्सिम है कि नेमो मोरिटूरस प्रोजेमेटूर मेंटिरी, जिसको जरूर आप रखिएगा एग्जाम में। ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई इन हिज माउथ, यानी इसको आपको बोलना नहीं है। तो अगर ये चीज आप करेंगे तो आपका एक उत्तर अच्छा सा फ्रेम होकर आ जाएगा 32 के अंदर। और 32 के अंदर जो है पूछा होगा एग्जाम में, आप देखेंगे कोई एम्प्रेस अब्दुल्ला के केस, पागला नारायण स्वामी वैसे एम्परर का केस, क्योंकि पागला नारायण स्वामी एम्परर का अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो सेक्शन 24 पे भी था, कन्फेशन में भी, और यहां पर भी है। अब अगला इसका जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच लाया गया, बच गया। अब उसके जो स्टेटमेंट से मृत्यु के बारे में बताया था क्या सब हटा दिया जाए? तो ये उत्तर होगा कि यह तो 32 क्लास 1 यानी 32 से के अंतर्गत रेलिवेंट नहीं है। कार्य इसलिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यक जो शर्तें हैं, आवश्यक तत्व हैं, मृत्यु होना आवश्यक है। तो मृत्यु तो नहीं हुई, जब मृत्यु नहीं हुई तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं है। लेकिन इसको पूरी तरीके से हम जो है एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसकी एविडेंस वैल्यू इसी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 और सेक्शन 157, 145 और 157 के अंतर्गत आपको मिलेगा। 145 ये कंट्राडिक्टरी घोषित करना, और 157 के अंदर कॉर्पोरेट कराना। कॉर्पोरेट कैसे? 145 में जैसे आज मान लीजिए जो है कि हमने एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन किया, रिकॉर्ड हो गई डायरेक्ट डिक्लेरेशन। अब ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन जब आप नहीं मरते हैं तो ये भी स्टेटमेंट्स, मान लीजिए 307 हो गया, हत्या का प्रयास, अब चला हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास चलेगा 307 में, तो 302 तो लगेगा नहीं क्योंकि मृत्यु ही नहीं हुई, 307 लगा। अब उसके बाद आप भी जो है एक जो है क्या है, साक्षी है। अब एक साक्षी आप हैं, अब बच गए हैं, तो अभी आप आएंगे बताएंगे कि अभियुक्त ने आपके साथ कैसे कैसे गला काटा था, कैसे पिस्टल से गोली मारी थी। आप उसके बाद कैसे आप जो है आपका प्रीवियस स्टेटमेंट, तो प्रीवियस स्टेटमेंट और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स, यानी पहले जो आप दे चुके हैं स्टेटमेंट और जब न्यायालय में स्टेटमेंट्स आप देंगे तो दोनों स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, कॉर्पोरेट किया जाएगा और वहां पर घोषित किया जाएगा कि आपका नहीं मैच कर रहा तो आपको कंट्राडिक्टरी यानी जो है कि आप देखिए कि
सर या माय लॉर्ड ऑनर, जो भी आप कह लीजिए, कि जो है डाइंड डिक्लेरेशन करते समय इनका जो स्टेटमेंट्स था ये था, आज न्यायालय में जो है ये दूसरा स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट को मैच करेंगे, और वो जब टैली नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, 145 में इसको कंट्राडिक्टरी घोषित करेंगे। दूसरा 157 में अब हम अपनी बातें जो पहले हमें डाइंड डिक्लेरेशन में कहे हैं वह बातें आज हम जो क्या करेंगे, जब हम उपस्थित होंगे न्यायालय में, फिर साक्ष्य देंगे, तो दोनों को संपुष्ट कराया जाएगा, कर देंगे। अब यानी पहले भी हम वही बात कर रहे हैं, आज भी वही बात कर रहे हैं, कि दोनों बातें में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। पहले की बातें, अब की बातें, दोनों बातें एक ही जैसे है, एक ही सिमिलरिटी है, इस वजह से दोनों कोलैबोरेट हो रहे हैं। तो सेक्शन 145 एंड 157 के अंतर्गत जीवित रहने के बाद इसकी एविडेंसरी वैल्यू मिलेगी। ये एकदम परफेक्ट दो सेक्शन में आपको मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। और आप सर क्वेश्चन था सर, बोलिए। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एकदम पूछ सकते हैं। सर एक केस, वैसे नाम याद नहीं आ रहा है सर, उसमें मतलब घरेलू विवाद था, और जैसे आपने बताया सर कि रिटन और ओरल, राइट, किसी भी व्यक्ति के सामने हो सकता है, पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसने क्या किया, उसका घर जो था सर, वो घर की जो दीवार में उसने लिख दिया आई क्विट, और नीचे में जो